हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में राजस्थान भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम रहेगा हमारे पास इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से IGNP के रूप में। ठीक है, लेकिन यदि इससे पहले आप मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी YouTube स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है प्लीज आप उसको प्रेस कर लीजिए पहले, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल जो है, घंटी का जो निशान है, उसको भी आप दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियो की अपडेट रोजाना आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं हमारे पास इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में। देखिए, पहले इसके शुरुआती परिचय के बारे में हम देख लेते हैं कि ये नहर परियोजना क्या है, किसने बनाई है, क्यों बनी है, इन चीजों के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना की हम बात करें तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें हमारे पास राज्यों के नाम रहेंगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। हालांकि यह राजस्थान की मुख्य सिंचाई परियोजना है, लेकिन इसकी उत्पत्ति की जब हम बात करेंगे और इसके बहने की बात करेंगे, जब हम फ्लो की बात करेंगे, तो ये पंजाब और हरियाणा राज्यों से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। इसलिए ये तीनों की संयुक्त परियोजना है एक तरीके से। हालांकि पंजाब और हरियाणा में इसका ज्यादा बेनिफिट या ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, अधिकतर फायदा जो है वो राजस्थान को मिलता है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना हमारे पास कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए, इस परियोजना के एक तरीके से कंस्ट्रक्टर या इसके वास्तुकार कह दो या इसका सुझाव देने वाले जो व्यक्ति है हमारे पास, आपको याद रखना है, कंवर सेन के नाम से है। और जिस समय ये परियोजना मंजूर की गई थी 1952 के अंदर भारत सरकार के द्वारा, उस 1952 के सन के दौरान ये जो राजस्थान की बीकानेर रियासत जो थी उसके एक तरीके से सिंचाई इंजीनियर के रूप पोस्ट पर कार्य कर रहे थे ये, और उन्हीं के द्वारा उस समय के तत्कालीन महाराजा जो गंगा सिंह जी थे उनको इस चीज का सुझाव दिया गया था। लेकिन गंगा सिंह जी की डेथ होने के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद, उनके जो अगले उत्तराधिकारी थे शार्दुल सिंह के नाम से, उनके कार्यकाल में ये नहर जो है ये राजस्थान में निर्मित हुई। तो एक तरीके से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में सोचने वाले या इसके ऊपर विचार करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमारे पास हैं कंवर सेन, और बीकानेर रियासत के सहयोग से भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी। भारत सरकार के योजना आयोग ने इसको स्वीकृत किया और 1952 के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो 1986 तक चला, 1986 तक चला, जब इसका निर्माण जो है वो अपने प्रारंभिक चरण जो था उसके अंदर पूरा हो गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये परियोजना बनाई गई तो क्यों बनाई गई? इसके पीछे एक कारण था, हिमाचल प्रदेश और आगे पंजाब से बहने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां, रावी और व्यास नदियों के रूप में अलग अलग नदियां जो है, इन दोनों नदियों का जो जल था उसके बंटवारे को लेकर कुछ राज्यों के बीच में एक समझौता होता है, और उस समझौते के अनुसार राजस्थान को लगभग 86 लाख एकड़ घन फीट पानी जो है वो आवंटित किया गया था। ठीक है, रावी व्यास जल समझौते के अनुसार दूसरे राज्यों के साथ साथ राजस्थान को भी 86 लाख एकड़ घन फीट पानी जो है वो आवंटित किया गया था। अब इस पानी को राजस्थान में लेकर आने के लिए एक नहर प्रणाली की जरूरत थी, और वही नहर प्रणाली कंवर सेन के प्रयासों से किस रूप में आई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में आई। तो रावी व्यास जल समझौते के अनुसार जल का उपयोग करने के लिए ये परियोजना जो है वो क्या की गई? निर्मित की गई। चलिए अब हम बात करें तो राजस्थान में आने के बाद एक तरीके से पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र भारत की आजादी के समय एक तरीके से पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र था, उस मरुस्थलीय क्षेत्र को हरा भरा बनाने में और उसके विकास को गति देने में इस परियोजना का महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए राजस्थान के लिए गंगा की तरह पवित्र और पावन और विकास की दृष्टि से अग्रणी जो परियोजना है वो है हमारे पास इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसलिए इसको मरुस्थल की गंगा या मरु गंगा, या कह सकते हैं हम राजस्थान की जीवन रेखा या पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा या लाइफ लाइन के नाम से इस नहर परियोजना को जाना जाता है। इसके महत्व क्या क्या है इसके भी हम डिस्कशन करेंगे आगे, लेकिन अभी आप इसका उपनाम रखिए राजस्थान की मरु गंगा या पश्चिमी राजस्थान की मरु गंगा या पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका नाम बाद में पड़ा है। जब ये नहर परियोजना शुरुआत में निर्मित हुई थी 1952 में, तब इस परियोजना का नाम जो था वो राजस्थान नहर, राजस्थान कैनाल के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन
भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो थी, उनकी हत्या हो जाती है नवंबर 1984 में, और उनकी हत्या होने के बाद उनकी स्मृति में इस नहर परियोजना का नाम 1984 में बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। तो वर्तमान में हम बात करें तो इस नहर को, जो प्राचीन समय में राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी, वर्तमान में उसी परियोजना को हम भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में जानते हैं। तो ये इसका शुरुआती एक इंट्रोडक्शन रहेगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, इसके निर्माता के तौर पर किसको जाना जाता है, इसके कल्पनाकर्ता के रूप में किसको जाना जाता है, ये नहर परियोजना बनी तो किस लिए बनी थी, क्यों इसका उपयोग हुआ। तो रावी व्यास जल समझौते के अनुसार पानी जो आवंटित हुआ राजस्थान को, उसका उपयोग करने के लिए ये नहर परियोजना निर्मित की गई थी। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना के अंदर इसका नाम आता है, और एशिया की तो सबसे लंबी नहर परियोजना है ये। आगे हम इसकी लंबाई की बात करेंगे। राजस्थान की मरुगंगा के रूप में इस नहर परियोजना को जाना जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में इसको जाना जाता है। राजस्थान नहर इसका प्रारंभिक नाम हुआ करता था जब ये शुरुआत में बनी थी, लेकिन 2 नवंबर 1984 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये नहर परियोजना किस रूप में निर्मित हुई और कितने इसके मुख्य चरण हैं। तो देखो, अगर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उत्पत्ति स्थान जो है वो पंजाब राज्य रहेगा। पंजाब राज्य का फिरोजपुर नाम से जो जिला है, उस फिरोजपुर जिले की एक जगह है जहां से हरिके के नाम से, और उस हरिके जगह के ऊपर व्यास और सतलज नदियां जो है, जहां पर दोनों का संगम होता है, उस संगम स्थान से थोड़ा आगे एक बांध बनाया गया है, बैराज बनाया गया है। सिंचाई के उद्देश्य से जो बांध बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैराज बोलते हैं। तो ये हरिके बैराज बांध जो बनाया गया है किन दो नदियों के संगम पर है, व्यास और सतलज नदियों के संगम पर पंजाब राज्य के फिरोजपुर जो जिला है उसके अंदर बनाया हुआ ये क्या है, बांध है। यही से ये नहर परियोजना उत्पन्न होती है, और पंजाब से बहने के बाद ये हरियाणा राज्य से थोड़ी सी बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले से, और आगे बहती हुई हनुमानगढ़ जिले से आगे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में जाकर अंतिम रूप से गडरा रोड नामक जो जगह है बाड़मेर की, वहां जाकर ये समाप्त होती है। यानी कि एंड पॉइंट अगर कहीं आपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, तो वो बाड़मेर जिला है और उसकी जगह कौन सी हमारे पास, गडरा रोड रहेगी। तो राजस्थान में जहां से ये प्रवेश करती है नहर, उस गांव का नाम है, हमें याद रखना है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का खारा गांव। खारा गांव जो है, यहां से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। अब ये नहर परियोजना जब निर्मित हुई तो इसके मुख्य रूप से 2 चरण रहे हमारे पास। नहर परियोजना को निर्मित करने के लिए हमारे पास 2 चरण थे। पहला चरण जो था, प्रथम चरण, और दूसरा था हमारे पास, मैं बता दूं आपको, द्वितीय चरण के रूप में। पहले चरण में जो नहर बनी, ये 2 रूपों में बनी। पहला जो रूप था इसका, इसको बोला गया फीडर नहर के नाम से, फीडर नहर के नाम से, और दूसरा जो इसका भाग था उसको बोला गया मुख्य नहर के नाम से। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण 2 अलग अलग नहरों के रूप में हुआ एक तरीके से। पहला इसका प्रारूप या रूप जो था उसको बोला गया क्या, फीडर नहर के रूप में, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हमने बोला मुख्य नहर के रूप में। तो प्रारंभिक जो चरण था, उस प्रारंभिक चरण में जो फीडर नहर बनी, इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर थी। शुरुआत में जो फीडर नहर बनी उसकी टोटल लंबाई 204 किलोमीटर थी। इस 204 किलोमीटर में से मैं बात करूं तो 169 किलोमीटर की जो लंबाई है वो पंजाब और हरियाणा, इन दोनों राज्यों के अंदर है, पंजाब और हरियाणा राज्यों में है, और बाकी बची हुई 35 किलोमीटर की लगभग जो लंबाई है वो राजस्थान राज्य के अंदर है, राजस्थान राज्य के अंदर है। तो अब हम देख लेते हैं फीडर नहर क्या होती है एक्चुअल में, फीडर नहर बोलते किसको हैं हम। देखो, फीडर का मतलब हमारे पास ऐसी नहर प्रणाली होता है जिसमें नहर जो है उसकी लंबाई में, या जितनी लंबी है फीडर नहर 204 किलोमीटर लंबी है, तो इस लंबाई में जल का उपयोग बीच में कहीं भी सिंचाई के उद्देश्य से नहीं किया जाता। यानी कि पूरा पानी जो है 100% जहां से ये नहर निकलती है और जहां मुख्य नहर तक आती है, 100% पानी जो है मुख्य नहर को मिलता है। बीच में किसी भी प्रकार से पानी का उपयोग सिंचाई के उद्देश्यों से नहीं किया जाता। उस नहर को हम क्या बोलते हैं, फीडर नहर बोलते हैं।
तो राजस्थान नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो थी, इसकी जो फीडर नहर बनी उसकी टोटल लंबाई थी 204 किलोमीटर और इस 204 किलोमीटर में से 169 किलोमीटर के आसपास लंबाई पंजाब और हरियाणा में है और बाकी बची 35 किलोमीटर लंबाई जो है वो कहां है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में ये फीडर नहर जहां आकर समाप्त होती है वो गांव है हमारे पास या वो स्थान है हमारे पास हनुमानगढ़ जिले का मसीता वाली हेड जिसको हम बोलते हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि यहां से हरिके बैराज से निकलने के बाद जब यह राजस्थान में प्रवेश कर रही है और मसीता वाली तक आ रही है तो मसीता वाली तक इस नहर को क्या नाम दिया जाता है, फीडर नहर के नाम से जाना जाता है। और मसीता वाली तक ये नहर एक तरीके से 204 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। तो ये जो लंबाई मैंने दिखाई है ये लंबाई हमारे पास क्या है, फीडर नहर की है जिसकी टोटल लंबाई हमारे पास कितनी है, 204 किलोमीटर। तो हरिके बैराज से शुरू होकर और मसीता वाली जो है हनुमानगढ़ जिले का, इस मसीता वाली के बीच में इस नहर को बोला जाता है क्या, फीडर नहर के नाम से। ठीक, अब फीडर नहर से आगे जो नहर शुरू होती है उसको नाम दिया जाता है मुख्य नहर। वो आगे मेन कैनाल कहलाती है, मुख्य नहर कहलाती है। तो प्रथम चरण जो चला तो उसमें मुख्य नहर का कुल निर्माण हुआ 189 किलोमीटर का। मुख्य नहर कितनी बनी, 189 किलोमीटर तक बनी और इसकी शुरुआत कहां से हुई, मसीता वाली से हुई और मसीता वाली से आगे जहां ये मुख्य नहर समाप्त हुई पहले चरण में वो जगह थी हमारे पास बीकानेर जिले की सत्तासर के नाम से। सत्तासर ये बीकानेर जिले की जगह है, इसका स्थान सत्तासर जो है ये प्रारंभिक चरण का अंतिम पॉइंट था, यानी कि पहला चरण जहां आकर समाप्त हो रहा है वो जगह हमारे पास कौन सी है, बीकानेर जिले की सत्तासर नामक जगह है। पुगल जो तहसील है उसकी एक जगह है जहां मुख्य नहर जो है वो आकर रुक गई थी, यानी कि प्रथम चरण का निर्माण कार्य यहां आकर पूरा हो गया था। तो पहले चरण की अगर मैं बात करूं तो हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली तक फीडर नहर है और मसीता वाली से आगे निकलकर सत्तासर तक इसको मुख्य नहर के रूप में जाना गया और इसकी टोटल लंबाई हमारे पास कितनी थी, 189 किलोमीटर थी। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें 204 किलोमीटर और 189 किलोमीटर को, तो हम कह सकते हैं कि प्रथम चरण में कुल मिलाकर 393 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण हुआ। प्रथम चरण की कुल लंबाई हमारे पास कितनी है, 393 किलोमीटर है, जिसमें 204 किलोमीटर फीडर नहर है और 189 किलोमीटर हमारे पास क्या है, मुख्य नहर। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास 393 किलोमीटर कुल लंबाई बनी। शुरुआत हमने देख ली है, कहां से हुई है, हरिके बैराज से हुई है। राजस्थान में प्रवेश कहां से हुआ है, खारा गांव हनुमानगढ़ जिले का। प्रथम चरण में जो फीडर नहर थी उसका अंतिम पॉइंट कौन सा था, मसीता वाली था। मसीता वाली से आगे जब ये नहर शुरू हुई है तो इसका नाम रख दिया गया है क्या, मुख्य नहर। और मुख्य नहर मसीता वाली से लेकर अंतिम प्रथम चरण में कहां तक बनी है, बीकानेर जिले का पुगल या सत्तासर गांव और वहां तक इसकी टोटल लंबाई कितनी हुई है, 189 किलोमीटर हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम चरण में कुल मिलाकर 393 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली का निर्माण किया गया। अब इसका शुरू हुआ द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का मतलब जब दोबारा से इसको स्वीकृति मिली, नए पैसे आए, तो हमारे पास द्वितीय चरण जो है उसको आगे शुरू किया गया और इसकी लंबाई को और आगे बढ़ाया गया। तो अब हम देख लेते हैं द्वितीय चरण में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कितनी निर्मित हुई और कहां तक निर्मित हुई। चलिए सेकंड चरण की बात कर रहा हूं अब मैं यहां आपके साथ, द्वितीय चरण की सेकंड चरण। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इस चरण में केवल मुख्य नहर का निर्माण हुआ। फीडर नहर शुरुआत में बननी थी उतनी बन गई थी पहले चरण में। दूसरे चरण में केवल और केवल कौन सी नहर बनी है, मुख्य नहर बनी है। अब अगर ओवरऑल अगर अपने देखें तो यहाँ हमारे पास जो जगह थी जहां पर प्रथम चरण का निर्माण कार्य खत्म हुआ था वो जगह थी हमारे पास कौन सी, सत्तासर। तो सत्तासर यानी कि बीकानेर से आगे ये जैसलमेर जिले के अंदर विस्तारित की गई और जैसलमेर जिले का एक जगह है मोहनगढ़ के नाम से। जैसलमेर जिले की कौन सी जगह, मोहनगढ़। मोहनगढ़ तक इसका निर्माण किया गया था शुरुआती सेकंड चरण के अंदर, लेकिन बाद में मोहनगढ़ से आगे भी इसको विस्तारित किया गया और जैसलमेर से अगला जिला जो हमारे पास कौन सा, समीपवर्ती जिला बाड़मेर। तो बाड़मेर का गडरा रोड तक इसका आगे विस्तार कर दिया गया। तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो मुख्य नहर जो है वो बाड़मेर जिले की कहां तक जाती है, गडरा रोड तक। तो ये इसका एंड पॉइंट वर्तमान
इस तक जानी प्रस्तावित है ये इंदिरा गांधी नहर जो है। हालांकि अभी तक इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी प्रस्ताव के रूप में जो एंड पॉइंट आएगा हमारे पास द्वितीय चरण का, वो कौन सा रहेगा? गडरा रोड रहेगा। तो कुल मिलाकर जो 256 किलोमीटर की लंबाई अब तक निर्मित की जा चुकी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य नहर की, कौन से चरण में? द्वितीय चरण में हमारे पास। तो 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर जो है द्वितीय चरण में अब तक निर्मित की जा चुकी है। हालांकि ये विस्तार आगे और भी जारी है, तो ये लंबाई और भी आगे बढ़ेगी, गडरा रोड तक जाएगी। तब ये जो लंबाई हमारे पास है मोहनगढ़ तक लंबाई है, जो कंप्लीट निर्मित हो चुकी है, जिसका लंबाई हमारे पास कितनी है? 256 किलोमीटर। तो अब अगर दोनों चरणों को हम मिलाएं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण को, तो हम एक विभाजन इस तरीके से कर सकते हैं। आप लंबाई का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये तो आपके समझ में आ गई होगी कि सत्तासर बीकानेर से लेकर और द्वितीय चरण में इसको आगे बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर और जैसलमेर के बाद में कहां तक? बाड़मेर तक इसका विस्तार किया जा रहा है। अब अगर टोटल लंबाई में मैं बात करूं तो देखो आपके पास एक डाटा आ जाएगा, आप उस डाटा को नोट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट चरण जो चला था उसमें हमने देखा दो तरीके से निर्माण हुआ, एक तो फीडर नहर बनी है और दूसरी हमारे पास बनी है कौन सी? मुख्य नहर। तो फीडर नहर में हमने देख लिया था टोटल लंबाई कितनी निकल के आई? 204 किलोमीटर। मुख्य नहर की लंबाई हमारे पास कितनी निकल के आई? 189 किलोमीटर। सेकंड चरण जब चला तो इसमें केवल मुख्य नहर का निर्माण हुआ है, अभी हमने देख लिया, केवल मुख्य नहर बनी है और उसकी टोटल लंबाई हमारे पास कितनी है? 256 किलोमीटर। अब अगर इन सबको अपने जोड़े टोटल लंबाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, तो ये आपके पास निकल के आएगी 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर टोटल लंबाई है। और इस दृष्टि से ये विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना के अंदर इसका नाम आता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो टोटल लंबाई हमारे पास कितनी रहेगी? 649 किलोमीटर रहेगी। हमने बता दिया 649 में 204 किलोमीटर कौन सी नहर है? फीडर नहर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है, केवल मुख्य नहर की, फीडर की नहीं, केवल मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास डाटा निकल के आता है लगभग 445 किलोमीटर का। तो टोटल लंबाई जो मुख्य नहर की जो राजस्थान में है वो लंबाई कितनी है हमारे पास? 445 किलोमीटर है। तो मुख्य नहर कहां से शुरू हुई थी? हमने देख लिया था मसीतावाली से शुरू हुई थी, मसीतावाली से, और लास्ट में कहां तक आई है दूसरे चरण में? गडरा रोड तक। तो ये देखो आप, यह हनुमानगढ़ जिले का मसीतावाली, यहां से लेकर ये जो टोटल लंबाई मैंने गडरा रोड तक दिखाई है इस मुख्य नहर की, इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? 445 किलोमीटर है। लेकिन अगर फीडर नहर को भी इसमें जोड़ दें हमें कितनी? 204 किलोमीटर। तो हरिके बैराज से लेकर और बाड़मेर के गडरा तक इसकी टोटल लंबाई हमारे पास कितनी है? 649 किलोमीटर है। तो ये तो रहेगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्य रूप से बनी किस प्रकार है, इसके चरण कितने थे। अब हम इसमें बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना को आगे सिंचाई के उद्देश्य से कुछ इसकी शाखाएं और उप शाखाएं भी निकाली गई हैं, जो आगे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी जो है उसको क्या करती है? वितरित करने का कार्य करती है एक तरीके से। तो हम यहां दो बात करेंगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरें, और दूसरी हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य शाखाएं। तो यहां हम दोनों की अलग अलग बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं लिफ्ट नहरों की। देखिए आप, लिफ्ट का मतलब ये होता है उठाना, किसी चीज को उठाना। तो ये नहर है इसलिए इसको लिफ्ट नहर हम बोलते हैं। क्यों बनाई गई पहले तो हम ये देखते हैं। देखिए आप, अगर जिन जिलों से ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना होकर गुजर रही है उन जिलों में हम बात करें तो ये मरुस्थल है पूरा का पूरा, और मरुस्थल जो है इसका ढाल जो है वो इस तरीके से पश्चिम की ओर है, पूरा ढाल जो है वो पश्चिम की ओर है। हम जानते हैं पानी जो है वो ढलान के हिसाब से बहेगा, तो पश्चिमी क्षेत्र में तो ये खूब सारा पानी जो है इससे उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन इसका पूर्वी क्षेत्र में पानी लेकर आने के लिए हमें पश्चिम वाला पानी जो है उसको उठा के पूर्व में लाना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास आवश्यकता पड़ी किसकी? लिफ्ट नहरों की। तो लिफ्ट नहरें जो है ये किस कारण से निर्मित की गई? पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल पश्चिम की ओर होने के कारण पूर्वी भाग में पानी लेकर आने के लिए हमें क्या निर्मित करनी पड़ी? लिफ्ट नहरें निर्मित करनी पड़ी। और कुल मिलाकर अब तक 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 2 लिफ्ट नहरें अभी भी निर्माणाधीन कंडीशन में है, जिसमें एक का काम तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन
कुल मिलाकर हम देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की हमारे पास आपकी किताब के अनुसार 8 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें 7 पूर्ण हो चुकी है और एक का निर्माण जो है वो कंप्लीटली चल रहा है, अंतिम चरण में है। तो कुल मिलाकर 8 लिफ्ट नहरें वो है कौन सी, उनको अपने बात करते हैं। देखिए, अगर जिलों के हिसाब से हम क्रम वाइज बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे हनुमानगढ़ जिले से संबंधित एक लिफ्ट कैनाल है जिसका नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल। अब क्या है, एक्चुअल में इनके पहले पुराने नाम हुआ करते थे। जब ये कैनाल्स बनी थी, लिफ्ट नहरें बनी थी, उस समय इनका नाम उस क्षेत्र के हिसाब से जाना जाता था। लेकिन बाद में जैसे इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना हुआ, उसी तरीके से फिर बाद में लिफ्ट नहरों के नाम जो है वो उस क्षेत्र के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने लगे। तो किसानों के एक बड़े नेता चौधरी कुंभाराम आर्य सावा से संबंध, चूरू से संबंध रखते थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस नहर प्रणाली का नाम रख दिया गया, क्या, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के नाम से। और इसी को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था, गंदेली साहवा लिफ्ट कैनाल के नाम से जाना जाता था। अब अगर हम बात करें, ये हनुमानगढ़ जिले से निकलती जरूर है, लेकिन हनुमानगढ़ से निकलने के बाद में ये राजस्थान के 2 और जिलों को आगे सप्लाई देती है, जिसमें चूरू और दूसरा मेरे पास रहेगा झुंझुनू। चूरू और झुंझुनू, इन दोनों जिलों के अंदर भी चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल जो है उसका पानी वर्तमान में उपलब्ध हो रहा है, लेकिन सिंचाई की दृष्टि से उपलब्ध नहीं हो रहा है, केवल पेयजल की दृष्टि से उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, तो कुंभाराम आर्य जो लिफ्ट कैनाल है वो पहली लिफ्ट कैनाल है, कहने का मतलब क्रम के हिसाब से हम बात करें। वैसे तो अगर बात करेंगे आगे हम, तो सबसे पहले लिफ्ट कैनाल जो बनी थी वो कमर्शियल लिफ्ट कैनाल के नाम से थी, लेकिन हनुमानगढ़ जिले से संबंधित कौन सी रहेगी हमारे पास, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल रहेगी, जिसका पुराना नाम क्या है, गंदेली सावा। ये दोनों गांवों के नाम है इस क्षेत्र के, तो गंदेली सावा के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो लिफ्ट कैनाल है उसका नाम है हमारे पास कमर्शियल लिफ्ट कैनाल के नाम से, और यही लिफ्ट कैनाल की जो सबसे पहले इस परियोजना में निर्मित हुई थी। तो पुराना नाम जो है इसका रहेगा बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल के नाम से। तो ये प्रणाली जो है वो केवल बीकानेर जिले के अंदर क्या करती है, बीकानेर लूणकरणसर जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या करती है, पानी की सप्लाई करने का कार्य करती है। इसके बाद बीकानेर से संबंधित ही एक और लिफ्ट कैनाल है हमारे पास, जिसका नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल के नाम से, जिसको प्राचीन समय में गजनेर लिफ्ट कैनाल के नाम से जाना जाता है। गजनेर लिफ्ट कैनाल, वर्तमान नाम क्या है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल, कौन से जिले से संबंधित रहेगी, बीकानेर जिले से। इसके बाद हम बात करें तो अगली जो लिफ्ट कैनाल है उसका नाम है तेजाजी लोक देवता के नाम पर, जिसको पुराने समय में बांगड़सर लिफ्ट कैनाल के नाम से जाना जाता था, बांगड़सर लिफ्ट कैनाल के नाम से। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रणालियां हैं ये नागौर जिले को भी क्या करती है, पानी उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। तो बीकानेर और नागौर को पानी जो है वो कौन सी लिफ्ट कैनाल से मिलता है, कमरसेन और पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से। तेजाजी लिफ्ट कैनाल जो है ये हमारे पास बागेश्वर लिफ्ट कैनाल पुराना नाम इसका। और इसके बाद हम बात करें तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट कैनाल के नाम से अगली जो है लिफ्ट कैनाल, और पुराना नाम इसका हुआ करता था कोलायत लिफ्ट कैनाल के नाम से। तो बीकानेर जिले से संबंधित सबसे ज्यादा लिफ्ट कैनाल है, जिनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन सी, कमरसेन, दूसरी पन्नालाल बारूपाल, तीसरी तेजाजी और चौथी डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट कैनाल। ये चारों लिफ्ट कैनाल बीकानेर से उत्पन्न हुई लिफ्ट कैनाल है, जो बाद में बीकानेर के अलावा भी समीपवर्ती जिले जो है उनको पानी की सप्लाई होती है। इसके बाद हमारे पास जिला आता है कौन सा, जैसलमेर जिला। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर और जोधपुर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण लिफ्ट कैनाल यहाँ पर हमारे पास है। कौन सी, एक तो है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट कैनाल के नाम से, जिसका पुराना नाम हुआ करता था जोधपुर के फलोदी जो जगह है उसके नाम पर फलोदी लिफ्ट कैनाल के नाम से, और एक जोधपुर के प्रसिद्ध नेता के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जयनारायण व्यास लिफ्ट कैनाल, जिसका पुराना नाम हुआ करता था पोखरण लिफ्ट कैनाल के नाम से। और जो 8वीं अंतिम जो निर्माणाधीन है वो हमारे पास है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के नाम से। ये भी जोधपुर जिले और जैसलमेर जिले से संबंधित है। ठीक, तो ये रहेगी हमारे पास मुख्य रूप से 7 ऐसी लिफ्ट कैनाल जो निर्मित हो चुकी है, और 8वीं जिसका नाम निर्माणाधीन है जो चल रही है वो है हमारे पास राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के रूप में। तो ये यहाँ से हनुमानगढ़ से शुरू होकर और जैसलमेर जिले तक लिफ्ट कैनालों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। ठीक, तो ये तो समझ में आ गई हमारे पास इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य लिफ्ट कैनाल कितनी है और उनके नाम क्या क्या है। अब क्या है, जितनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई होती है उसका केवल 30% हिस्सा जो है वो लिफ्ट कैनालों से किया जाता है।
बाकी जो मुख्य सिंचाई जो होती है वो 70% सिंचाई जो है वो किससे होती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाओं से होती है, जिनको हम बोलते हैं वितरिकाएं। शाखाएं और वितरिकाएं, शाखाएं हैं उनसे आगे छोटी छोटी नहरें और निकाली गई हैं, तो छोटी नहर का रूप क्या कहलाता है, वितरिकाएं कहलाता है। तो मुख्य जो सिंचाई होती है वो शाखाओं और वितरिकाओं से होती है, वो कितना प्रतिशत, 70%। अब ये वितरिकाएं कितनी है, ये शाखाएं कितनी है, इनकी हमें बात करनी है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुल मिलाकर हम बात करें तो 9 शाखाएं उससे निकाली गई। कितनी शाखाएं, 9। इसमें क्रम वाइज हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आप इनको देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में रहेगी बात इनकी अलग से। देखिए आप, पहली शाखा जो इससे निकलती है वो है हनुमानगढ़ जिले से संबंधित की रावतसर शाखा के। देखिए बाकी जितनी भी शाखाएं हैं वो सारी आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रही है। बाईं ओर से निकाली गई एक ही शाखा है हमारे पास पूरी 9 शाखाओं में, और वो शाखा कौन सी है, रावतसर शाखा। तो आप अपनी किताब में भी ध्यान रखिएगा, एक शाखा आप देखोगे तो वहां अलग दिशा से निकली हुई है, वो शाखा कौन सी है, रावतसर शाखा है, हनुमानगढ़ जिले से संबंधित। इसके बाद हम हनुमानगढ़ से आगे आते हैं गंगानगर में। गंगानगर से संबंधित 2 मुख्य शाखाएं हैं, जिसमें एक शाखा का नाम है अनूपगढ़ शाखा और दूसरी शाखा का नाम है सूरतगढ़ शाखा के नाम से। ये 2 शाखाएं ऐसी हैं जो गंगानगर जिले से संबंधित है। इसके बाद हम आते हैं बीकानेर में आगे। तो जैसे लिफ्ट के नाल 4 थी, उसी तरीके से शाखाएं भी 4 हैं। कौन कौन सी, एक शाखा पहली है दातोर शाखा के रूप में, दूसरी हमारे पास बिरसलपुर शाखा के रूप में, तीसरी हमारे पास पुगल शाखा के रूप में, और चौथी है हमारे पास चारणवाला शाखा के रूप में। ये बीकानेर से संबंधित मुख्य क्या रहेगी, शाखाएं रहेगी। इसके बाद जैसलमेर जिले से संबंधित हमारे पास 2 शाखाएं हैं। एक है हमारे पास शहीद बिरबल राम शाखा के रूप में, ठीक है, और दूसरी शाखा है हमारे पास जैसलमेर के ही स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपाल शाखा के नाम से। तो ये रहेगी हमारे पास मुख्य रूप से शाखाएं। पहले सागरमल गोपाल शाखा अगर इस साइड से बात करें तो, दूसरी शहीद बिरबल राम शाखा, तीसरी चारणवाला शाखा, चौथी पुगल शाखा, पांचवी बिरसलपुर शाखा, छठी दातोर शाखा, सातवीं अनूपगढ़ शाखा, आठवीं सूरतगढ़ शाखा और 9वीं रावतसर शाखा। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें अलग अलग शाखाएं ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर 70% भाग जो है वो इन शाखाओं के माध्यम से पूरा होता है। ठीक, तो ये रहेगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर क्या है, उसकी लिफ्ट नहरें कितनी है, उसकी मुख्य मुख्य शाखाएं कितनी है और उनके नाम क्या क्या है। ठीक, अब हम बात करते हैं इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वास्तव में राजस्थान को लाभ क्या मिला है, उसकी भी हमें बात करनी है। चलिए, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का राजस्थान की मरुगंगा किस कारण से कहलाती है या इसने क्या परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। तो अलग अलग देख लेते हैं अपने इसके परिवर्तनों को। कृषि क्षेत्र में इसने क्या परिवर्तन उत्पन्न कर दिए हैं, औद्योगिक क्षेत्र में इसने क्या परिवर्तन उत्पन्न कर दिए हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में इसने क्या योगदान दिया है, पर्यावरण की दृष्टि से इसने क्या योगदान दिया है, ठीक है, और मानव विकास की दृष्टि से इसने क्या योगदान दिया है। ठीक है, ये सारी बातें हमें इसमें एक बार कर लेनी है। देखिए, कृषि की दृष्टि से बात करें तो देखो, एक तो देखो सिंचाई का एरिया बढ़ गया है, सिंचाई परियोजना है तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में भी क्या होने लगी है, सिंचाई होने लगी है, और एक बड़ा एरिया जो है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचित होने लगा है। अब सिंचाई बढ़ेगी तो हमें पता है खाद्यान्न उत्पादन भी धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तो पश्चिमी राजस्थान एक तरीके से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले जो है खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं चावल के उत्पादन में अग्रणी जिले बन गए हैं। तो खाद्यान्न उत्पादन में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। अब जब खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है तो किसानों की क्या बढ़ेगी, आय भी बढ़ेगी, किसानों की आय भी बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर जो है वो भी क्या है, धीरे धीरे करके इंदिरा गांधी के कारण अच्छा हुआ है। ठीक है, उनके रहने का स्टैंडर्ड जो है किसानों के वो भी अच्छा हुआ है। इसके अलावा सिंचाई के लिए जब पानी उपलब्ध हो गया है तो हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक फसलें जो है उनका भी उत्पादन इस क्षेत्र में होने लगा है। व्यावसायिक फसलें मतलब जैसे गन्ना हो गया है, कपास हो गई है, ठीक है, इस प्रकार की फसलें जो है नकदी फसलें जिनको हम बोलते हैं, वो व्यावसायिक फसलें भी अब इस क्षेत्र में उत्पादित होने लगी है। और इसके साथ साथ फल और सब्जियां जो हैं उनके उत्पादन में भी पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र है वो अपनी अग्रणी पहचान रखने लग गया है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ फलों के उत्पादन की दृष्टि से, सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आप सारी चीजें कनेक्ट करके लिख सकते हो कि इससे सिंचाई क्षेत्र में विस्तार हुआ है, खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, किसानों के लिए आय के साधन बढ़े हैं,
दूसरा हम बात करें जीवन स्तर बढ़ा है उनका, फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है, व्यावसायिक फसलों का उत्पादन बढ़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और हम भी कह सकते हैं कि कृषि की सहायक गतिविधियां, कृषि के साथ कृषि की सहायक गतिविधियां बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी है। सहायक गतिविधियां कौन सी? जैसे पशुपालन की गतिविधियां बहुत अच्छे से जारी हो गई है, बहुत अच्छे से कार्य कर रही है पशुपालन, ठीक है। पशुओं की अलग अलग नस्लें इस क्षेत्र में पाली जाने लगी है। क्यों? क्योंकि सिंचाई व्यवस्था आने से पशुओं के लिए चारागाहों का विकास हुआ है, चारागाह अच्छे से निर्मित हुए, घास के क्षेत्र अच्छे निर्मित हुए, इसलिए पशुपालन की गतिविधियां भी बहुत अच्छी होने लगी है। साथ ही साथ खेतों के अंदर टैंक बनाए जाने के कारण मत्स्य पालन जो है वो भी एक अच्छे व्यवसाय के रूप में, कृषि की सहायक गतिविधि के रूप में इस क्षेत्र में बहुत अधिक विकसित हुआ है। तो कुल मिलाकर कृषि की दृष्टि से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा परिवर्तन आ गया है। जो मरुस्थल था किसी समय में, अब वो पूरा क्षेत्र क्या बन गया है? हरा भरा बन गया है। तो ये तो कृषि में परिवर्तन आए हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। औद्योगिक दृष्टि से क्या परिवर्तन आए? औद्योगिक दृष्टि से तो देखो, उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज दो ही है, जल और ऊर्जा। अगर ये दोनों अच्छे से उपलब्ध हो जाए तो वहां क्षेत्र में उद्योग जो है वो ज्यादा पनपेंगे। तो हम जानते हैं उद्योगों के लिए जल की संपूर्ण उपलब्धता इस क्षेत्र से, इस परियोजना से हो गई है, तो औद्योगिक विकास अच्छा हुआ है। दूसरा, उद्योगों के लिए ऊर्जा उत्पादन का विकल्प खुल गया है, यानी कि कुछ ऐसी जगह है जिसमें 3 मुख्य जगहों के नाम मैं बताऊंगा आपको, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पुगल। सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पुगल, इन 3 क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन के लिए लघु ऊर्जा उत्पादन गृह जो है वो स्थापित किए गए हैं इस परियोजना पर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो उद्योगों के लिए ऊर्जा उत्पादन के अंदर भी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो औद्योगिक विकास हुआ है, ऊर्जा उत्पादन में इसने योगदान दिया है। पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अधिक परिवर्तन आए हैं। क्या परिवर्तन आए हैं? देखिए पर्यावरण की दृष्टि से क्या परिवर्तन आए हैं, इसकी बात करते हैं। पर्यावरण में परिवर्तन क्या क्या उत्पन्न किए हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना? देखो, पर्यावरण के कारण, पानी उपलब्धता के कारण यहां पर वनों को बढ़ावा मिला, वनीकरण को बढ़ावा मिला। वनीकरण बढ़ा है, इसलिए वर्षा की मात्रा भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, वर्षा अधिक होने लगी है। वर्षा अधिक होने लगी है तो पुराने समय में बहुत ज्यादा अकाल पड़ते थे इस क्षेत्र में, अब अकाल पड़ना क्या हो गया? धीरे धीरे करके कम हो गया। तो वनीकरण बढ़ने से ये चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी मरुस्थलीकरण के प्रसार की। मरुस्थलीकरण का प्रसार कहने का मतलब मरुस्थल जो था इन जिलों में वो धीरे धीरे करके हवा के साथ क्या था, दूसरे जिलों के अंदर भी प्रसारित हो रहा था। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही थी। तो जैसे ही कृषि होने लगी है, वनों की संख्या बढ़ने लगी है, वैसे वैसे मरुस्थलीकरण जो है उसका प्रसार भी धीरे धीरे करके क्या हो गया है? रुक गया है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का बहुत बड़ा वरदान है ये कि उसने मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को क्या किया है? रोका है। तीसरी बात हम देखें तो इस क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ावा बहुत अधिक मिला है। पेड़ पौधे उगेंगे तो पशु पक्षी, जीव जंतु, नए प्रकार की पौधों की प्रजातियां उत्पन्न हुई है। तो जैव विविधता जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में हम इस परियोजना के कारण बहुत अधिक बढ़ी। और मैं अगर कहूं तो पूरे विश्व में इतनी अधिक जैव विविधता किसी भी मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं है जितनी कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए मानव विकास की दृष्टि से बात करें हम तो पहले मरुस्थल में बहुत दूर दूर तक कोई घर नहीं होते थे। अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? अधिवास जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अधिवासियों की संख्या बहुत अधिक हो रही है, नए नए प्रकार के अधिवास बन रहे हैं, नए प्रकार के गांव बन रहे हैं, ठीक। और लास्ट में अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण पेयजल की जो समस्या थी, जो सबसे बड़ी और भयंकर समस्या थी मतलब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो पेयजल की दृष्टि से हम देख सकते हैं। देखिए आप चूरू, झुंझुनू को भी पेयजल उपलब्ध होने लग गया है। इधर नागौर जो है उसको भी पेयजल उपलब्ध होने लग गया है। इधर जैसलमेर से सटा हुआ जोधपुर जो है उसको भी पेयजल उपलब्ध होना शुरू हो गया है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जितने भी जिले हैं, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, इन सबको क्या होने लग गया है? पेयजल उपलब्ध होने लग गया है। तो पेयजल की दृष्टि से भी इसने महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक। तो ये हमारे पास है संपूर्ण इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो आपको मैं आशा करूंगा कि कंप्लीट बातें जो है, सभी पक्ष जो है इसके अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी जब आप इसको अपनी कॉपी में नोट करें या नोटबुक में जब भी नोट्स बनाएं तो कम से कम एक बार पहले इसका रफ ड्रॉ आप जरूर खींच लीजिए।
मोटे मोटे रूप में आपको ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार से आपको ये परियोजना समझनी है। तो कॉपी में पहले आप ये सारा मैटर ड्रॉ कर लीजिए, सारी शाखाएं ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद आप वीडियो को देख करके और नोट्स जो है उसको बनाना शुरू कीजिए और सारे पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए। आप परीक्षा में हर हाल में यहाँ से चाहे तो बड़ा क्वेश्चन उठे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, ये आ सकता है, वरना छोटा क्वेश्चन तो इसमें से आना ही आना है, इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनना नहीं है। तो आपको हर चीज इसमें ध्यान रखनी है कि किसने शुरू की, कहां से शुरू हुई, कब हुई, क्यों हुई, उद्देश्य क्या था इसका बनाने का, लिफ्ट नहरें कौन सी हैं, शाखाएं कौन सी हैं, चरण कितने हैं, नहरों की लंबाई कितनी है, इस परियोजना से राजस्थान में क्या क्या मुख्य परिवर्तन आए हैं, सारी बातें हमें डिटेल के अंदर लिख देनी है। तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी शुरू करेंगे दूसरे सब्जेक्ट का। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।